बच्चों, इस वीडियो में हम राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या है। राजनीतिक संस्कृति को किसी समाज की परंपराओं और उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा या नागरिकों की आकांक्षाओं, उसके सामूहिक विवेक, उसके नेताओं के तरीके, सक्रिय होने के नियम आदि के द्वारा समझा जा सकता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहली है समन्वयकारी स्वरूप, दूसरा है नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण, तीसरा अमूर्त स्वरूप और चौथा है गतिशीलता। आप इसे पॉइंट वाइज याद करेंगे विशेषताओं को। राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते रहते हैं। नवीन और प्राचीन जीवन मूल्यों में निरंतर संघर्ष होता रहता है। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता इन दोनों के बीच समन्वय करने की होनी चाहिए। दूसरा है नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप योगदान देता है तो कभी सत्ता व्यवस्था का स्वरूप। तीसरा आता है अमूर्त स्वरूप। जब जनता राज्य के प्रति अपने विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है, जो कि राज्य के किसी कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है, तब जनता की मानसिक स्थिति को नहीं भांपा जा सकता, क्योंकि जनता के मनोमस्तिष्क में विचार अमूर्त होते हैं जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। फिर आता है आपका चौथा, गतिशीलता। व्यक्ति और समाज में जीवन मूल्य परिस्थितियों और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलते हैं। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति जो है वो गतिशील बनी रहती है। फिर आप देखिए, राजनीतिक संस्कृति के प्रकार हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों आपके विशेषताएं और प्रकार हम साथ में पढ़ रहे हैं, और बोर्ड की दृष्टि से प्रकार और विशेषताएं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, पर प्रकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण का आधार यह है कि व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में किस रूप और किस सीमा तक भाग लिया जाएगा। व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में किस रूप और किस सीमा तक भाग लिया जाता है। आमंड और वर्बा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई है बच्चों, और ये संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है संकीर्ण संस्कृति, फिर दूसरी है अधीन या प्रजाभावी संस्कृति, फिर तीसरी है सहभागी संस्कृति। ठीक है, तो देखिए संकीर्ण संस्कृति में क्या आएगा। इसके अंतर्गत नागरिकों को ना तो राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है, ना ही अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है, तो संकीर्ण जानकारी। फिर दूसरा आता है अधीन या प्रजाभावी संस्कृति। इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी तो होती है, किंतु उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ नहीं होती है। तीसरा है सहभागी संस्कृति। इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों और अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है। राजनीतिक मुद्दों और अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ सहभागी संस्कृति में होती है, यानी दोनों की नॉलेज होती है। आपको समझ में आया तीनों के अंतर? ठीक है। प्रजाभावी संस्कृति में नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है, किंतु उन्हें राजनीतिक भूमिका की समझ नहीं होती। जानकारी तो होती है पर समझ नहीं होती। मगर सहभागी का मतलब है दोनों में ही जानकारी होती है, मुद्दों में भी, राजनीतिक मुद्दों और अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ दोनों की होती है। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार तथा अनुभविक आधार पर प्रचलित संस्कृतियों पर विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है। सबसे पहली है आपकी आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, दूसरी है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, तीसरी है गैर पश्चिमी पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, चौथी है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। तो सबसे पहले आप ये देखिए आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। आंग्ल अमेरिकी ब्रिटेन और अमेरिका में है। तो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है। दूसरा महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। महाद्वीपीय इसका एग्जाम्पल है फ्रांस और जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी इसके एग्जाम्पल हैं, आपको पढ़ना है। देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद एक राजनीतिक संस्कृति के बजाय कई उप संस्कृतियों और परिणाम स्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक संस्कृति भी दिखाई देती है। तीसरा है गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। एशिया और अफ्रीका के एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एशिया और अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेश जहां औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र अभी भी नवजात या अल्प विकसित अवस्था में है, वहाँ गैर पश्चिमी या पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है। चौथा है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था।
अधिनायकवादी, सर्वाधिकारवादी, अलोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं जहां विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती। एशिया अफ्रीका के अनेक सैन्य तानाशाही और चीन उत्तर कोरिया जैसे साम्यवादी देश जो है वो सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था लेकर बैठे हैं। इन स्थानों की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति में अंतर साफ किया जा सकता है। इसके मामले में फाइनर ने सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर परिपक्व, विकसित और निम्न प्रकार की संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था बताई है। न्यून स्तरीय राजनीतिक संस्कृतियों की चर्चा की है। परिपक्व में सैन्य सत्ता की भूमिका न्यून होगी और बाकियों में बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद आप देखिए वाइसमैन जो है उसने 3 प्रकार की बताई है। वाइसमैन ने भी 3 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था बताई है। पहला है विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति, फिर दूसरी है संकुचित राजनीतिक संस्कृति, पराधीन सहभागी राजनीतिक संस्कृति, 3 मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियों, संकुचित, पराधीन और सहभागी। ठीक है, संकुचित, पराधीन और संकुचित सहभागी। ठीक है, राजनीतिक संस्कृतियों का वाइसमैन ने इस प्रकार से वर्गीकरण किया। उक्त वर्गीकरण राजनीतिक व्यवस्था में जन भागीदारों की दशा की ओर संकेत करता है। इस प्रकार मात्रात्मक और शक्ति के आधार पर जन संस्कृतियों और अभिजनवादी संस्कृतियों का भेद किया जाता है। सामान्यतः जन संस्कृति की अपेक्षाएं अभिजनवादी संस्कृति से अलग है। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास एक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती क्योंकि सामाजिक परिवेश और राजनीतिक व्यवस्था स्वयं स्थिर नहीं होती। राजनीतिक संस्कृति से ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक व्यवहार और तदनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थिरता तय है। भारत में 1990 के पूर्व और उसके पश्चात की राजनीतिक संस्कृति में काफ़ी अंतर दिखाई देता है।